हाय, आई एम राहुल योर वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग विजन आईएएस टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं फॉर द यूपीएससी पीटी 2026 के लिए। हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक। आज हम लोग टेस्ट 1 का 51 से लेकर और 100 तक देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला कोई 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संसदीय व्यवस्था की तुलना में अध्यक्षीय व्यवस्था के लाभ माने जा सकते हैं। ठीक है, अध्यक्षीय व्यवस्था मतलब प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूएस में है और पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में है, तो दोनों की तुलना करना है। इसमें पूछा है कि कौन अध्यक्षीय व्यवस्था लाभदायक है। ठीक है, तो पहला है अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो इसमें अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व हो सकता है क्योंकि इसमें जो प्रेसिडेंट के पास बहुत सारा राइट होता है, उनको बहुत सारा दायरा होता है जिसके अंतर्गत वो जो है मिनिस्टर को चुनेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है अल्पसंख्यक सहित व्यापक मतदाता समूह से अपील करनी होती है। यह व्यवस्था समावेशिता और विविध समूहों के प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, और ये एक स्थिर सरकार भी होती है। ठीक है, स्थिर सरकार होती है प्रेसिडेंशियल, क्योंकि ये जो है जो विधायिका होती है पार्लियामेंट, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है जैसे कि भारत में है। भारत में स्थिर स्थिर सरकार नहीं होती। अगर वो अपना विश्वास लोकसभा में नहीं रख पाता है तो उसे जो है त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों लाभ हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कंपेरिजन टू पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, अगला है कार्यपालिका और विधायिका के मध्य टकराव में कमी नहीं। टकराव में कमी सबसे ज्यादा किसमें होता है? संसदीय व्यवस्था में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और चौथा है जनता की राय के प्रति अनुक्रियाशीलता। ठीक है, तो जनता की राय के प्रति अनुक्रियाशीलता ये भी नहीं व्यवस्था होता है अध्यक्षीय सिस्टम में। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उसकी नीति स्थानीय विशेष समूह के मुद्दों को संबोधित करने के बजाय राष्ट्रीय प्राथमिकता पर केंद्रित हो सकती है। यह संभवतः उसे कुछ विशेष सार्वजनिक मांगों के प्रति कम अनुक्रियाशील बना सकता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है प्रेसिडेंशियल व्यवस्था में जो है ज़्यादा लाभकारी हैं कंपेरिजन टू संसदीय व्यवस्था। तो इसका आंसर होगा बी, 1 और 2। ठीक है, आगे देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 52 क्या है? 52 कहता है राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल को हटाने के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक है? नहीं। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को किसी भी समय एक दूसरी उद्घोषणा द्वारा वापस किया जा सकता है। ठीक है, या समाप्त किया जा सकता है। ऐसी घोषणा में संशोधन संसद की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहला गलत। दूसरा, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक है? नहीं। ठीक है, 6 महीने के बाद 6 महीने फिर संसद के द्वारा ऐसे जो है इनफाइनाइट टाइम तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। इसका आंसर हुआ डी, ना तो 1 ना तो 2, 52 का डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 53 नंबर को देखते हैं। सरकारी पोर्टल, ये करंट का क्वेश्चन है। सरकारी पोर्टल और उद्देश्य क्या क्या है? ठीक है, तो अन्न चक्र क्या है? तो अन्न चक्र बेसिकली पोर्टल जो है ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला के अनुकूलन हेतु उपकरण है। ठीक है, दूसरा स्कैन क्या है? पोर्टल, तो ये बेसिकली राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राज्यों के लिए सब्सिडी के दावों की प्रक्रिया को सरल बनाता है। ठीक है, तो ये पहला और दूसरा सही है। तीसरा देखते हैं अमृत ज्ञान कोष। तो अमृत ज्ञान कोष जो होता है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा नहीं देता, ये इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, बेसिकली जो अमृत ज्ञान कोष है वो कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने मिशन कर्मयोगी के तहत एक ऐसी पहल अमृत ज्ञान कोष पोर्टल शुरुआत की है। इसका उद्देश्य भारत में लोक प्रशासक जो होते हैं, सिविल सर्वेंट के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये अमृत ज्ञान कोष जो है कर्मयोगी, जो कर्मयोगी हैं उनके लिए ये है।
कर्मयोगी मतलब सिविल सर्वेंट। ठीक, तो इसका आंसर हुआ 2। इसमें केवल 2 जो है, 2 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 54 पर चलते हैं। 54 क्या है? तो ये कहता है निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं और गैर नागरिकों या विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो विदेशियों के लिए कौन कौन से आर्टिकल उपलब्ध नहीं है? तो वो हैं 15, 16, 19, 29 और 30। ये जो आर्टिकल हैं 5, ये जो है विदेशियों के लिए नहीं, केवल भारत के लिए। ठीक है, तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 19 है। शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार, ये भी 19 है। ठीक है, निजता का अधिकार ये 14 है, और धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता ये 26 है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि कौन गैर नागरिकों यानी कि विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है, तो 2 और 4, आंसर का हुआ सी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, 55 पर चलते हैं। 55 क्या कहता है? कौन सा एक भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता नहीं है? ठीक है, एकात्मक मतलब जहां पर सेंटर बहुत मजबूत हो। ठीक है, ऐसा व्यवस्था जिसमें सेंटर जो है, यूनियन जो भारत का है केंद्र, वो काफी पावरफुल होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है, और वहां पे जो स्टेट नाम का कोई चीज नहीं होता। ठीक है, या उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, सीमित होती है, तो उसे एकात्मक विशेषता कहते हैं। तो ये देखना है कि एकात्मक व्यवस्था कौन नहीं है। तो एकल संविधान होगा तो सेंटर मजबूत होगा। आपातकालीन व्यवस्था होगा, ये सेंटर देखता है। ठीक है, भारत में अखिल भारतीय सेवाएं जो 312 के तहत है, इसमें भी सेंटर का ज़्यादा अधिकार है। ये जो द्विसदनीय व्यवस्था होती है, इसमें जो है इसको सेकंड हाउस जो होता है वो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो ये एकात्मक विशेषता नहीं है। ठीक है, तो डी इसका आंसर होगा। इसके साथ ही जो है अन्य कई प्रकार के एकात्मक होते हैं, जैसे कि गवर्नर अपॉइंट करना। ठीक है, और कई सारे जो पार्लियामेंट को विशेषाधिकार होते हैं, वो जो है एकात्मक को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 56 पे चलते हैं। 56 को देखते हैं। 56 क्या है? सशस्त्र बलों पर मूल अधिकारों की प्रयोज्यता, तो ये आर्टिकल 33 के तहत है, पहले ये ध्यान रख लो। किस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए? पहला है संसद संसद सशस्त्र बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित और निरसित दोनों कर सकती है। यस, कर सकती है। ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा, सशस्त्र बलों के सदस्य अभिव्यक्ति में केवल सैनिक शामिल होते हैं सशस्त्र बल में, गैर लड़ाकू में कौन होते हैं? नाई वगैरह होते हैं, ड्राइवर होते हैं। तो पूछ रहा है, कह रहा है कि वो शामिल नहीं होते, नहीं, वो उसमें सभी लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल होते हैं। ठीक है, तो निर्बंधन जो है सबके ऊपर लगेगा। तो ये जैसे बावर्ची, चौकीदार, बोर्ड बनाने वाला, ठीक है, मैकेनिक, बढ़ई, नाई, तो इन सब को भी इसके अंतर्गत भी लिया जाता है। ठीक है, गैर लड़ाकू इन्हें कहते हैं। तो इसका आंसर हुआ ए, ओनली एक। आगे बढ़ते हैं और 57 पे चलते हैं। 57 है, राज्य सूचना आयुक्त से रिलेटेड है। ठीक है, 57, तो इसमें जो है राज्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल अथवा सेवा शर्तों के संदर्भ में, ठीक है, राज्य का कोई भी जॉब जो है 62 ईयर तक होता है। ठीक है, तो कह रहा है वह 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकते हैं, नहीं, 5 वर्ष या 62 साल तक। दूसरा, राज्य सूचना आयुक्त को दे वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। यस, ठीक है, तो जो है ये इसके जो है वेतन वगैरह उसके अनुसार होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। ओके, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 58 पे। 58 क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग संवैधानिक निकाय है? नहीं, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? यस, की जाती है। तो इसमें पूछा है
कौन सही नहीं है, तो एक सही नहीं है, ठीक है, आंसर होगा। लेकिन और देखते हैं संतानम, बेसिकली ये 1964 में जो है इसे इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा एक कार्यकारी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा, ठीक है, तो ध्यान रखना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा इसे जो है गठन किया गया था, ठीक है। ये बेसिकली सिफारिश करता है भ्रष्टाचार निवारण पर। एक संतानम समिति बनाई गई थी 1962 में, उसके सिफारिश पर इसे इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और जो है इसको बाद में चल के जो है इसे संविधिक दर्जा दिया गया है 2003 में, ठीक है। इस समय ये संविधिक है, ठीक है, पार्लियामेंट के कानून से इसे बनाया गया। आगे देखते हैं 59 को देखते हैं। 59 में क्या है, तो जो कैग होता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से कौन से निकाय या निकायों की लेखाओं की परीक्षा कर सकता है, ठीक है। तो ये जो है संघ सरकार के मंत्रालय करेगा, ये तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का करेगा, राज्य सहकारी समिति का ये नहीं करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ बी। यह बेसिकली कैग जो है राज्य सहकारी की लेखाओं की परीक्षा नहीं करता है। राज्य विधानमंडल सहकारी समितियों के अलावा लेखाओं की लेखा परीक्षा के लिए प्रावधान कर सकती है, ठीक है, वो राज्य सरकार करेगी, ये नहीं करता है, ठीक है। तो आंसर इसका बी हुआ, 59 क्या बी। नेक्स्ट चलते हैं 60 नंबर को देखते हैं। 60 है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के रिट रिट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में है, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय को 226 के तहत जो है रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो बेसिकली इसका उच्चतम न्यायालय के केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय न केवल मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए बल्कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी कर सकता है। यस, तो इसमें जो हाई कोर्ट का जो है क्षेत्र बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र छोटा है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। हाई कोर्ट का जो है रिट के मामले में ज़्यादा अधिकार प्राप्त। दूसरा चलते हैं, दूसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है पूरे देश में या संपूर्ण राज्य क्षेत्र में कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट केवल अपने विशेष स्टेट के लिए जारी कर सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो ये गलत हो गया दो। तीसरा है यद्यपि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार नहीं कर सकता, किंतु उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 के तहत अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं, ठीक है। जो हाई कोर्ट है वो जो है अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से मना कर सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर 1 और 3 सही है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 61 पे। 61 क्या कहता है, किसी विशेष दिन मतदान के समय लोकसभा में 300 सदस्य उपस्थित होते हैं। इस परिदृश्य में संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन विधेयक कब पास होगा। तो ये बेसिकली इसमें कम से कम 276 सदस्यों के समर्थन के बिना पारित नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि 104 संविधान संशोधन 2000 के द्वारा जो है 552 से घटाकर 550 लोकसभा मेंबर कर दिया गया है, 2 एंग्लो इंडिया को हटा दिया गया है। तो इसका आधा करोगे तो 275 प्लस 1 यानी कि 276 लोगों को जो है मतदान करना होगा, तब जो है वो विधेयक पास होगा, ठीक है, संविधान संशोधन। तो इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और 62 नंबर पे चलते हैं। 62 क्या कहता है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में NGHM, ठीक है, NGHM इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ पे, विशाखापट्टनम में आधारशिला रखी। इस संदर्भ में
नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन NGHM से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये पूछ सकता है एग्जाम में कहाँ से लॉन्च किया गया, तो ये विशाखापट्टनम से लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसको न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी देखेगा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय करेगा, एक सही है। दूसरा, मिशन का लक्ष्य 2030 तक 10 मिलियन मेट्रिक टन नहीं 5 मिलियन मेट्रिक टन जो है MMT ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का क्षमता कराना है, तो दूसरा गलत है। तीसरा, मिशन का उद्देश्य 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन की लक्षित मात्रा के उत्पादन और उपयोग के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 50 मिलियन मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन में कटौती करना है। ठीक है, ये भी सही है, तो इसका आंसर जो है बी होगा। 2 ऑप्शन इसके सही हैं। ठीक है, केवल 2। आगे बढ़ते हैं, अगला है 63 है संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में। ठीक है, देखना है, तो पहला है इसके संचालन की कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं की गई, गलत। 3 साल से अधिक नहीं हो सकता संविधान में। ठीक है, जब इसे लागू किया जाता है तो राष्ट्रपति राज्यपाल में निहित किसी भी प्रकार किसी भी शक्ति को ग्रहण कर सकता है, यस करते हैं, तो इसका आंसर होगा बी, केवल 2। ठीक है, क्योंकि यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक जारी रहता है। इसे संसद द्वारा प्रत्येक 6 माह पर अनुमोदित करके अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये गलत। आगे बढ़ते हैं, 64 को देखते हैं। 64 क्या है, भारतीय और ब्रिटिश राज व्यवस्था के बीच अंतरों के संदर्भ में है। ठीक है, तो दोनों को देखेंगे। भारत और ब्रिटेन दोनों देशों में संसद की संप्रभुता बरकरार रखी गई है। ठीक है, दोनों क्या रखी गई, बरकरार रखी गई नहीं। ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता है जबकि भारत में संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, दूसरा, पहला गलत है। ठीक है, दूसरा, भारत और ब्रिटेन दोनों देशों के मंत्रियों को राष्ट्राध्यक्ष के आधिकारिक कृत्यों पर प्रति हस्ताक्षर करना आवश्यक है, नहीं, भारत में नहीं है। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन में मंत्रियों के विधिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था की गई जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन के विपरीत भारत में मंत्रियों को राष्ट्राध्यक्ष के आधिकारिक कृत्यों पर प्रति हस्ताक्षर करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो दूसरा भी गलत, पहला भी गलत। तीसरा क्या है, भारत और ब्रिटेन में सदन का अध्यक्ष चुने जाने के बाद अध्यक्ष राजनीतिक पद से इस्तीफा देगा, नहीं। ओम बिरला हैं, वो भाजपा के हैं, पहले भी थे अभी भी हैं, जबकि ब्रिटेन में त्यागपत्र देना पड़ता है पार्टी से, तो इसका कोई भी सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 65 नंबर पे। करंट का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी रानी वेलु नाचियार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। भारत के औपनिवेशिक इतिहास में रानी वेलु नाचियार को निम्नलिखित किस कारण से स्मरण किया जाता है, तो बेसिकली इन्होंने जो है वह शाही परिवार की एक ऐसी महिला थी जिन्होंने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। इनके बारे में और कुछ जानते हैं। इनका जो जीवन था वो 1730 से लेकर 1796 तक था। ठीक है, ये बेसिकली रामनाथपुरम तमिलनाडु की थी। ठीक है, रामनाथपुरम तमिलनाडु की राजकुमारी और रामनाथ राज्य के शासक की पुत्री थी। वह तमिल लोगों के बीच वीर मंगई के नाम से जानी जाती थी, तो ध्यान रखना इनका नाम वीर मंगई भी है, वीर मंगई। ठीक है आगे बढ़ते हैं और 66 को देखते हैं। 66 क्या है, तो ये राज्य के महाधिवक्ता के बारे में है। ठीक है, जैसे सेंटर में महान्यायवादी होते हैं आर्टिकल 76 के तहत, ऐसे स्टेट में भी महाधिवक्ता होते हैं जिनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, बिल्कुल पहला सही है। दूसरा, राज्य के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने के लिए उनकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, नहीं, आयु के बारे में कुछ संविधान में नहीं कहा गया है। ठीक है, ये संवैधानिक पद है, ये भी ध्यान रखना महाधिवक्ता। उसके वेतन भत्तों को राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है, यस किया जाता है। ठीक है,
तो जो है इसका आंसर हुआ 2, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 67 पे। 67 क्या कहता है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है क्या पूछा है, ये बेसिकली संविधान के भाग 4 ये जो है 4 ये मूल कर्तव्य के बारे में है। ठीक है, तो पूछा है कौन कौन मूल कर्तव्य हैं। तो भारत का संविधान का पालन करना तथा उनके आदर्शों एवं संस्थाओं का आदर करना, यस, ये जो है मूल कर्तव्य के पार्ट है। दूसरा, नदियों और वन्य जीवों की रक्षा करना, उनका संवर्धन करना, यस। तीसरा है समान न्याय और लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, नहीं ये डीपीएसपी है। ठीक है, ये डीपीएसपी है ना कि फंडामेंटल ड्यूटी है, आर्टिकल 39 ये के तहत। तो इसका इसका आंसर होगा बी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, तो जो डीपीएसपी है वो आर्टिकल 51 ए में है। ठीक है, ये बेसिकली स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे ऐड किया गया था। ठीक है, संविधान में, तो ये ध्यान में रखना, डीप ये फंडामेंटल ड्यूटीज। आगे बढ़ते हैं 68 को देखते हैं, ये भी मूल कर्तव्य के बारे में है। ठीक है, तो जो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्ववर्ती यूएसएसआर से प्रेरित है, यस, यूएसएसआर से प्रेरित है भारतीय जो फंडामेंटल ड्यूटीज है संविधान में। दूसरा, अधिकारों का प्रयोग कर्तव्यों की पूर्ति पर निर्भर करता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो पहला सही है। संविधान अधिकारों के प्रयोग को कर्तव्यों की पूर्ति पर निर्भर या सशर्त नहीं बनाता, यह दर्शाता है कि मूल कर्तव्यों को शामिल करने से हमारे मूल अधिकारों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं 69 पर। 69 क्या है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा बाध्यकारी बनाया गया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है बाध्यकारी नहीं था, लेकिन अब बाध्यकारी बना दिया गया। ठीक है, मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे किया गया था। आगे चलते हैं 70 नंबर को देखते हैं। 70 क्या कहता है, 70 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद संविधान की पंथ निरपेक्ष प्रकृति में संशोधन कर सकती है, नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका पंथ निरपेक्षता जो है उसका पार्ट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, केवल संसद ही यह निर्णय ले सकती है कि कोई मामला संविधान की मूल संरचना है या नहीं, नहीं, ये इसका काम जो है सुप्रीम कोर्ट करता है। 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, 13 जज का बेंच था, 7-6 से जो है इसको लाया गया था। इसके बाद कई जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जो है शब्दों को, जैसे रिपब्लिक हुआ, डेमोक्रेटिक हुआ, ठीक है, सेकुलर हुआ, जुडिशरी रिव्यू हुआ, ऐसे कई शब्द जो है जोड़ते हुए चले गए हैं, जो कि उसको जो है संविधान जो है संसद है उसको संशोधित नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ बी 70 का, सॉरी ये भी गलत है क्योंकि वो सर्वोच्च न्यायालय करेगा, तो डी आंसर है, ना तो 1 ना तो 2। नेक्स्ट चलते हैं 71 नंबर पे। 71 क्या है, तो पहला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के पद हेतु प्रावधान करता है, यस। ठीक है, महान्यायवादी के अटॉर्नी जनरल के बारे में। दूसरा, भारत के सॉलिसिटर जनरल को निजी कानूनी प्रैक्टिस करने के लिए प्रतिबंधित नहीं किया गया, यस, नहीं किया गया। तो इसका दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, भारत के सॉलिसिटर जनरल को निजी कानूनी प्रैक्टिस से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। हालांकि किसी भी जटिलता और कर्तव्य के टकराव से बचने के लिए सॉलिसिटर जनरल के लिए कुछ सीमाएं निर्धारित की गई। ठीक है, तो 71 का सी सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, करंट का क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। उसमें जो है कौन सा ग्राउंड वाटर पोल्यूशन है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से पोल्यूशन है,
तो उसमें आर्सेनिक भी है, यूरेनियम भी है, फ्लोराइड है, नाइट्रेट है। ठीक है। भारत जो है विश्व में सबसे, इसका सभी डी आंसर होगा। भारत विश्व में सबसे बड़ा भूजल उपयोग करता है। वैश्विक स्तर पर जितना भूजल उपयोग किया जाता है उसका लगभग 25% अकेले भारत उपयोग करता है। ठीक है। 87% क्षेत्र कृषि में यूज किया जाता है ग्राउंड वाटर का, और 11% जो है घर के लिए, हाउस के लिए यूज होता है, डोमेस्टिक। ठीक है। प्रदूषक इसमें कई पाए जाते हैं। नाइट्रोजन जैसे जैसे नाइट्रेट है वो राजस्थान वगैरह में पाया जाता है। ठीक है। नाइट्रेट जो है ये राजस्थान में पाया जाता है, और तमिलनाडु, महाराष्ट्र। ठीक है। और जो है फ्लोराइड जो है वो हरियाणा, कर्नाटक में। दूसरा आर्सेनिक है। आर्सेनिक बेसिकली गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के जो मैदान है वहाँ आर्सेनिक पाया जाता है। ठीक है। और जो है यूरेनियम जो है राजस्थान और पंजाब में पाया जाता है, राजस्थान एवं पंजाब में। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन पूछता है अक्सर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 73 पर चलते हैं। 73 क्या है? निम्नलिखित में से किसके किन के लिए संसद द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पारित करना आवश्यक नहीं है? ठीक है। तो पांचवी अनुसूची के लिए यस। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। इस अनुसूची में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किए जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। इसे संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। ठीक है। तो भारतीय इसको जरूरत नहीं है। और क्या है? दूसरा है किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, इसमें भी जरूरत नहीं पड़ती। मूल कर्तव्यों को शामिल करने के लिए आर्टिकल 368 में संशोधन करना पड़ता है। ठीक है। तो इसका आंसर हुआ डी। आगे बढ़ते और चलते हैं 74 पे। 74 क्या कहता है? करंट का है, सुर्खियों में रहने वाला ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किससे संबंधित है? तो बेसिकली वो समुद्र तटों और मरीन क्षेत्रों में स्वच्छता मानकों से है। ठीक है। तो ये इसका सही है। भारत के जो है कोझिकोड और कन्नूर को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, तो ये भी ध्यान रखना है। ये डेनमार्क से संबंधित है, डेनमार्क कंट्री से ये एनजीओ है बेसिकली, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन से संबंधित है, तो ध्यान रखना कहाँ की संस्था है, डेनमार्क की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और 75 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की मूल संरचना के तत्व माने जा सकते हैं? ठीक है। मूल संरचना मतलब बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन है? बेसिक स्ट्रक्चर में है संविधान की सर्वोच्चता, यस। शक्तियों के पृथक्करण, यस। एसओपी, सेपरेशन ऑफ पावर, आर्टिकल 50। न्यायिक समीक्षा, यस। ए बी। तो इसका आंसर हुआ डी। ठीक है। इसके अलावा जो है जो उच्चतम न्यायालय है, केशवानंद भारती केस 1973 के बाद अलग अलग समय जो है अदर बेसिक स्ट्रक्चर जोड़ती चली गई, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता, भारत की राजनीति में सार्वभौमिक, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक प्रकृति, संविधान की पंथ निरपेक्षता, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, संविधान का संघीय स्वरूप, न्यायिक समीक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं गरिमा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन, और संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति, ये सब हैं बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं 76 को देखते हैं। 76 क्या कहता है? करंट का क्वेश्चन है और ये कहता है कि जो नैंगछू है ये विश्व की सबसे बड़ी संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण परियोजना है, कहाँ की है? तो ये सब चाइना की हैं। ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जो है चाइना की होगा। 2005 में विश्व की सबसे बड़ी संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण बनाया था चीन ने। ठीक है। 300 मेगावाट का, तो यही सही है, चीन। 77 देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति किसमें है? तो राष्ट्रपति में है। ठीक है। अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 78 पे चलते हैं। 78 क्या कहता है? भारतीय संविधान सभा, जो संविधान सभा था जब संविधान बन रहा था, के संदर्भ में राज्य समिति, जो राज्य समिति है
की अध्यक्षता किसने किया था? तो उसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने और कई समितियों की अध्यक्षता की, जैसे कि संघ समिति की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, संघ समिति। दूसरा किए थे संघीय संविधान समिति। ठीक है, इस तरह याद रखना, संघीय संविधान। और इसको पतला कर लेता हूँ पेन को। इतना मोटा रहेगा। आगे देखते हैं प्रारूप समिति। हम सभी जानते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर। प्रांतीय सरदार पटेल प्रांतीय संविधान की। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजाति एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सरदार पटेल। प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। तो ये सब याद रखना, ये सब पूछे जाएगा। 79 को देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 में अनुदेशों के समान है? तो ये डीपीएसपी अनुदेश जब पूछे तो डीपीएसपी है बेसिकली। राज्य की नीति निर्देशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित अनुदेशों के समान है। ठीक है, बी आर अम्बेडकर के शब्दों में निदेशक तत्व अनुदेशों के समान है, जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और भारत की औपनिवेशिक कॉलोनियों के गवर्नरों को जारी किए जाते थे। ठीक है, तो अगर अनुदेश पूछे तो ये डीपीएसपी से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, 80 पर चलते हैं। 80 क्या है? तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जेएस पीसीएस के बारे में पूछ रहा है। तो एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है। पूछा है कौन सही नहीं है? संवैधानिक निकाय नहीं है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक। यस। ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को नहीं, ये राष्ट्रपति को नहीं देता, ये राज्यपाल को देता है, गवर्नर को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर हुआ डी। पूछा था कौन गलत। आगे चल रहे हैं, 81 को देखते हैं। 81 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के संदर्भ में है। तो कह रहा है कि भारत में विधि के शासन का मूल आधार है। यस है। दूसरा है, यह एकमात्र मूल अधिकार है जो प्रकृति में निरपेक्ष है। प्रकृति में क्या है? निरपेक्ष है, नहीं। ठीक है, क्यों निरपेक्ष नहीं है? क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 14 निरपेक्ष नहीं है तथा इसके कुछ संवैधानिक निषेध और अन्य अपवाद हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, गवर्नर, इन सबको जो है विशेष सुविधा दी गई है। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ ए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 82 नंबर को। 82 में संविधान सभा के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय जो संविधान सभा था का गठन माउंटबेटन प्लान नहीं, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 1946 में जो आया था उसके आधार पर है। दूसरा, इसमें आंग्ल भारतीय समुदाय से कोई भी सदस्य नहीं थे, नहीं थे उससे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे समुदाय थे, हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, ईसाई, SC ST, विमेन, सब लोग थे। आगे बढ़ते हैं और 83 देखते हैं। 83, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का उपबंध कर सकती है? तो इसमें जो है राज्यसभा को विशेषाधिकार है। ठीक है, राज्यसभा में उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प होना चाहिए। तो यही सही है, बी इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 84 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 84 क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायसराय को भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बनाया गया। ठीक है, किस ब्रिटिश ताज को? तो क्राउन कब आए थे? क्राउन आया था 1858 में, जब 1857 में विद्रोह हुआ था। उसके बाद जो है कंपनी से शासन ले लिया गया था और ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था। ठीक है, दूसरा, इसने भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया था। यस। इसने निदेशक मंडल
और नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त किया था। तो भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, तो ये सब काम जो है इसके द्वारा किया गया था। कैनिंग जो है प्रथम वायसराय बने थे इस समय, गवर्नर जनरल के जगह पर वायसराय भी आने लगे थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन को। 85 क्या है? संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसे चयनित उम्मीदवारों के सेवाओं के वर्गीकरण एवं कैडर प्रबंधन के लिए अधिकृत किया गया है। ठीक है, गलत। ये सब काम जो है ये नहीं करता है। ठीक है, इसका काम केवल भर्ती कराना होता है। ये सब डीओपीटी करता है। डीओपीटी ये सब काम करता है। दूसरा, ये अपने कार्य निष्पादन का प्रतिवेदन प्रतिवर्ष संसद के समक्ष रखता है? नहीं, ये राष्ट्रपति को देता है, सौंपता है। तीसरा, भारत के राष्ट्रपति के आदेश पर इसके कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है? नहीं, संसद जो है इसको जो है बताएगा तब इसका क्षेत्र विस्तार होगा। इसके लिए डी इसका आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 86 को देखते हैं। 86 से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक को संसद में पूर्ण बहुमत से पारित करना होता है? नहीं। ठीक है, साधारण बहुमत से पास करना होता है। ठीक है, तो गलत। दूसरा, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही संसद में पूरा स्थापित किया जा सकता है? यस, तो इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 87। 87 क्या है? बेसिकली ये जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में उद्देश्य क्या है, क्या क्या इसमें शामिल है। तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय है, तो उसमें आर्थिक न्याय भी है। धर्म की उपासना है, व्यक्ति की गरिमा की बात की गई, राष्ट्र की अखंडता की बात की है। तो सभी सही है, चारों डी आंसर है। ठीक है, देख लेना, ये प्रेम्बल आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेम्बल इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 88 पे देखते हैं। पूछ रहा है कि लॉर्ड कैनिंग ने जो है 1862 में विधान परिषद के लिए किसे मनोनीत किया था? ठीक है, तो बनारस के राजा थे, बिल्कुल। पटियाला के राजा थे, यस, सर दिनकर राव जी थे। तो ये तीनों शामिल थे। ठीक है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, काफी पूछा जाता है। आगे अगला है 89 जो है। 89 जो है वित्तीय आपात से संबंधित है। 360, आर्टिकल 360। इसमें कहा गया वित्तीय आपात की घोषणा साधारण बहुमत से पारित किया जाता है? हाँ, किया जाता है। दूसरा, वित्तीय आपात की घोषणा को दोनों सदनों के विशेष बहुमत से वापस लिया जाता है? नहीं, राष्ट्रपति वापस लेते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा, तीसरा, वित्तीय आपात की घोषणा केवल एक बार 1991 में वित्तीय संकट के दौरान की गई थी? यस, नहीं, अभी तक नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हुआ। आगे चलते हैं 90 नंबर पे। 90 को देखते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग CIC के संदर्भ में बात करना है। ठीक है, तो इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक सूचना आयुक्त होते हैं। यस। दूसरा, मुख्य सूचना आयुक्त 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। 5 साल के लिए धारण करता है। मुख्य सूचना आयुक्त 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। तो अधिनियम सूचना का अधिकार अधिनियम में संशोधन किया गया, प्रावधान किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए होगा। ठीक है, तो गलत। 2019 में संशोधन किया गया है, उसके अनुसार जब तक चाहेगा तब तक सरकार। दूसरा, मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन वेतन भत्ते जो है निर्वाचन आयुक्त के समान होते हैं? नहीं, सूचना का अधिकार जो 2019 में संशोधन किया गया है, मुख्य सूचना आयुक्त एवं आयुक्तों को संदेह वेतन और भत्ते केंद्र सरकार द्वारा विहित किए जाएंगे। ठीक है, वो निर्धारित करेंगे। तो केवल ये आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं 91 क्या है? स्वर्ण सिंह समिति
से रिलेटेड है। करों का भुगतान पूछा है कि सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, तो कई सिफारिश किए थे जिसमें से 10 सिफारिश उनकी मानी गई थी और कई रिजेक्ट किए, जैसे करों का भुगतान एक मूल कर्तव्य होना चाहिए, मूल कर्तव्यों का पालन न करने पर आर्थिक दंड, इस तरह का आर्थिक दंड लगाने वाले किसी भी कानून को मूल अधिकारों का उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो है 91 का डी है, ये सब तीनों को नहीं मानी थी सरकार ने। आगे देखो क्या है, आगे है 92 नंबर। इसमें उपरोक्त में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित सिद्धांतों का क्रियान्वयन, तो प्रसुविधा अधिनियम 1961, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। ठीक है, इन सभी को जो है राज्य नीति निर्देशक तत्व के तहत जो है क्रियान्वित किया गया है, तो इसमें सभी चारों डी सही है। आगे बढ़ते और 93 को देखते हैं। इंटरपोल से संबंधित है, ने अपना पहला सिल्वर नोटिस जारी किया है, तो सिल्वर नोटिस किससे है? आपराधिक सिल्वर नोटिस 93 का ए सही है। आपराधिक परिसंपत्तियों का पता लगाना तथा उन्हें बरामद करना, इसके साथ ही रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल सब जारी करता है इंटरपोल। ठीक है, तो ऑप्शन में पूछ ले इस तरह का तो बताना। नेक्स्ट 94 चलते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत प्रदान किए गए निदेशक तत्वों के संदर्भ में, ठीक है, 94 का जो है देखना है, तो 94 क्या कहता है? ग्रामीण क्षेत्रों में गांधीवादी सिद्धांत पूछा है। ठीक है, इसमें ये आगे लिखा है, देखो गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है, तो ये कुटीर उद्योग ये था जो, एक मिनट, ये जो है ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सलाहकार सहकारी आधार पर प्रोत्साहित करना। यस, वो जो छोटे मझोले जो है कारोबारी थे उनको जो है बढ़ावा दे रहे थे गांधी जी। ठीक है, ये वृद्ध, बीमारी, निस्सहायता को दशाओं में लोक सहायता, ये समाजवादी सिद्धांत। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, समाज के दुर्बल वर्गों को शैक्षणिक हितों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन जो है ये भी नहीं था। ठीक है, पशुपालन वाला था। ठीक है, तो इसका आंसर देखो क्या होता है, 1 और 3 इसके सही है। ठीक है, वैज्ञानिक ये तो साइंटिफिक हो गया। ठीक है, बौद्धिक 1 और 3, तो ये इसमें जो है 3 प्रकार के होते हैं, सोशल, गांधीजम एंड इंटेलेक्चुअल, तो इसका सी सही है। ठीक है, इसके साथ ही गांधीजम जैसे कि पंचायत से रिलेटेड है, लोकल गवर्नमेंट से 40 पंचायत से संबंधित है, कुटीर उद्योग 43, सहकारी समिति 43 बी, और अनुसूचित जनजाति दुर्बल के 46। ठीक है, ये सब जो है मादक पे 47, गाय बछड़ा 48, ये सब गांधीजम है। ठीक है, आगे बढ़ते 95 पर चलते हैं। आर्टिकल 14 के बारे में पूछ रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत केवल विधि के समझ समता का प्रावधान है, विधियों के समान संरक्षण का नहीं, गलत, दोनों का है। ठीक है, एक ब्रिटेन से लिया गया है, दूसरा कहाँ से लिया गया है, दूसरा जो है यूएस से लिया गया है। विधि के समझ समता, विधि के समझ समता जो है ब्रिटेन से, और विधियों के समान संरक्षण ये यूएस से लिया गया, तो ध्यान रखना, पहला गलत। दूसरा, उच्चतम न्यायालय के अनुसार जहां सामानों और असमानों के बीच भिन्न व्यवहार किया जाता है वहां अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं और चलते हैं 96 पे। 96 है, आर्टिकल 12 से संबंधित है, तहत परिभाषित करता है राज्य के पद। ठीक है, तो राज्य के पद जो है 96, तो राज्य में क्या क्या आते हैं, सरकार का संसद,
आता है, अर्थात संघ की कार्यपालिका विधायिका आती है, राज्य की विधायिका और कार्यपालिका आती है, राज्य क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय निकाय आते हैं, ठीक है, और नियंत्रण राज्य सरकार के भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और प्राधिकरण आते हैं, ठीक है। तो केंद्र और राज्य के विधायी अंग बिल्कुल आएंगे। केंद्र और राज्यों के कार्यकारी अंग यस, स्थानीय प्राधिकरण यस, लोकल गवर्नमेंट, तो डी इसका सही है, 96 का डी। आगे 97 चलते हैं, ठीक है, आर्टिकल 32 से संबंधित है ये। तो अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा डेट के संदर्भ में परिच्छेदों का विचार कीजिए। यह उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी प्राधिकारी को जारी किया जाने वाला गया आदेश है। इसे विधि द्वारा सौंपे गए सार्वजनिक दायित्वों का निर्वहन करने का आदेश देता है। इसमें यहीं से पकड़ में आ जाएगा, सार्वजनिक परमादेश होगा इसका आंसर, ठीक है, ये परमादेश की बात कर रहा है। आगे देखते हैं, यह तब तक जारी किया जा सकता है जब तक कोई प्राधिकार जिसे वह शक्ति प्रदान की गई है अनुचित रूप से उसका प्रयोग करने से इनकार कर देता है। उसे किसी भी प्रकार का प्राधिकरण को किसी भी प्रकार के प्रशासनिक, विधायी और अर्धन्यायिक, न्यायिक के संबंध में जारी किया जा सकता है। इसका प्रयोग सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा सार्वजनिक दायित्वों के पालन को प्रवर्तनीय करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इस परिच्छेद का तो ये बेसिकली परमादेश है, परमादेश के बारे में बात की है। आगे देखते हैं 98। तो 98 क्या है? 98 कहता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में पूछ रहा है, ठीक है। तो यह केवल भारतीय संविधान की राज्य सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में मानवाधिकार के उल्लंघन नहीं, कोई भी विषय मानवता से रिलेटेड होगा वो उठाया जाएगा। आयोग द्वारा वार्षिक या विशेष प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है नहीं यार, ठीक है, ये जो है राज्य विधानमंडल के पटल पर रखा जाता है, तो इसका आंसर हुआ डी। आगे चलते हैं 99 को देखते हैं, बहुत ही अच्छा, लोकतंत्र के संदर्भ में पूछा है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के मूल सिद्धांत पर आधारित है, यस। दूसरा है, लोकतंत्र में सरकार विधियों या विनियमों द्वारा सीमित नहीं होती है, नहीं सीमित होती है, ठीक है। तो इसका जो है एक सही है, दो गलत, कोने में किस में है, एक सही और दो गलत, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट है आज का, भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 25 से 28 के संदर्भ में है। ये धार्मिक विश्वासों, धार्मिक प्रथाओं और अनुष्ठानों में को शामिल करते हैं, यस शामिल करते हैं, ठीक है। दूसरा है, राज्य द्वारा प्रशासित किसी भी शैक्षणिक संस्था में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है, नहीं, राज्य द्वारा प्रशासित में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो जो है इसका आंसर हुआ ए, ओनली 1। तो इस प्रकार जो है हम लोग फर्स्ट टेस्ट देखें हिंदी में, नेक्स्ट देखेंगे सेकंड टेस्ट। देन थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।